हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप लोगों का 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के अंदर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन आंसर है आपके, जो क्वेश्चन मैंने अभी पेड ग्रुप पे भेज दिया है आपने, ये देखो। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 के, इनको आपको लिख करके हमारे पेड ग्रुप पर सेंड करना है। हमारा जो पेड ग्रुप है मात्र 49 रुपये का है, 499 का, और 29 जून तक हम आप लोगों को डेली प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। और इनकी कॉपी भी चेक होती है, कैसे लिखना है, कहाँ पे कमी है, सब चीज़ आपको बताई जाती है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 8787273321 पर व्हाट्सअप करिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग कल के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि कमी कैसे है, कैसे लिखना है आप लोगों को। चलिए इसमें देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र में समस्याओं तथा चुनौतियों पर प्रकाश डालिए तथा इनके सुधार के उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर आपका मेन फोकस कहाँ पर है? यूपी में। और यूपी में जो किसान और कृषि के किस में प्रॉब्लम्स और चुनौतियों पर है, इनके सुधार। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो लिखना पड़ेगा। इंट्रो में आपको क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लिप्त है। राज्य का घरेलू उत्पाद में लगभग कृषि में योगदान कितना है? 25% है, थोड़ा 26% हो गया है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के किसानों व कृषि के बीच कुछ समस्याएं तथा चुनौतियां, जैसे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया उसी के अनुसार बढ़ना है, बीच में आपको अपना दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। जैसे आपने देखा कौन कौन सी समस्याएं, मौसमी गतिविधियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई। सीमांत कृषकों का दिखता, ज़्यादातर यहाँ पर खेती नहीं है लोगों के पास। सीमांत कृषक, किसी के पास 2 बीघा है, 3 बीघा है, 8 बीघा है, 5 बीघा है, इस तरह ज़्यादा कृषक है। तो और उसके बाद निम्न उत्पादकता हो जाती है। आर्थिक स्थिति का उन्नति न होना, यानी कि आर्थिक स्थिति का निवेश नहीं कर सकते तो आप उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अशिक्षा है, जागरूकता भी नहीं है। अब देखिए, हालांकि कुछ आपने देखा इन समस्याओं को निपटने का सुझाव हो सकता है, जैसे ग्रामीण जनसंख्या को शिक्षित करके, कृषि जागरूकता को बढ़ाकर, सरकारी योजनाओं का लाभ दिला करके, नई आधुनिक तकनीकों द्वारा सिंचाई का उत्पादन क्षमता बढ़ाकर। हालांकि सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग, संबंधित नवाचार को प्रोत्साहन देकर कृषि संबंधित चुनौतियों को कम करने का प्रयास किया है। तो ऐसे आंसर इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें देख लेंगे। हाँ, चुनावी बांड क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? तो देखो, इसमें चुनावी बांड के बारे में पूछा गया है, तो हम सीधा सिंपल लिख सकते हैं, चुनावी बांड एक ऐसा बांड होता है जिसके ऊपर एक मूल्य लिखा होता है, और यह बांड व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चुनावी बांड के बारे में थोड़ा लिख दिया। अब इसके बारे में, चूंकि यह बांड राजनीतिक दलों में मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बांड खरीदोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? केवाईसी होना चाहिए। बांड की अवधि कितनी होती है? 15 दिन होती है। आप 15 दिन में किसी राजनीतिक पार्टी को फंड नहीं दे रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? पैसा बेकार हो जाएगा। भारतीय नागरिक संस्था या कंपनी कोई भी इस बांड को खरीद सकता है, और प्रत्येक राजनीतिक दल को बताना होगा कि बांड के जरिए कितनी धनराशि मिली। चूँकि जब एसबीआई वगैरह बैंक में आप बांड जमा करोगे तो उसके बदले आपको धनराशि मिलेगी। ऐसे काले धन से बचाव हो जाता है। और 2,000 से अधिक चंदा मिलने पर राजनीतिक पार्टियों को आनर का भी नाम बताना होता है। ये सब चीज़ें रहती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो धन जुटाने का स्रोत है उससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो वहाँ पर आपको समय नहीं मिलता, बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, जीएस पेपर सेकंड के बारे में, भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों के क्या प्रभाव पड़े, वर्णन कीजिए। स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहायता से बनाया गया एक स्वैच्छिक क्या है? समूह है। चूंकि इसका उद्देश्य निर्धनता से मुक्ति, आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करना होता है। स्वयं सहायता समूहों ने भारतीय ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, महिलाओं को प्रशिक्षण हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता हो गई, सामाजिक सुरक्षा हो गई, आर्थिक समृद्धि हो गई। क्लियर हो गया। अब देखिए, आदि के अलावा होता क्या है, जैसे रोजगार में वृद्धि हो गई, आर्थिक समृद्धता, असमानताओं में कमी हो गई,
हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जातिवाद हो गया, भेदभाव, छुआछूत हो गया, वित्तीय समस्या, आधारभूत संरचना का अभाव है, जागरूकता का अभाव है आदि है। हालांकि इस प्रकार कौशल मिशन जैसी योजनाएं चलाई गई, साक्षरता कार्यक्रम, मनरेगा, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना, कई सारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के उद्धार के लिए चलाई गई हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवासी भारतीयों का भारत में आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वे भारतीय जो भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवासी भारतीय कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझिए। अब देखो, आपने देखा होगा NRI, OCI, PIO ये सब आते हैं, चूँकि भारतीय नागरिकों का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जैसे विदेशी धन को भारत भेजना, पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि, उद्योगपतियों द्वारा भारत में निवेश, भारतीय संस्कृति रीति रिवाज का प्रसार होता है, विश्व में अनेक देशों में भारत के व्यापार आर्थिक को प्रोत्साहन देना होता है। तो ये सभी क्या रहता है, बहुत अच्छे आपको पॉइंट लिखे जा सकते। ठीक है, अब देखिए, हालांकि कुछ क्या है इसमें चुनौतियां, जैसे भारत की ब्रेन ड्रेन पॉलिसी, विदेशों में जाना। भारत की जो ब्रेन ड्रेन पॉलिसी अधिकतर कहाँ पे है? विदेशों में। कंपनी के CEO का भारतीय होना, आपने देखा, भारत के साथ, भारतीयों के साथ भेदभाव, आर्थिक असमानता, वीजा की समस्या आदि हो जाती है, आदि मानसिक या शारीरिक शोषण आदि। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीयों का भारत की आर्थिक व्यवस्था में बहुत योगदान है। इतना हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये आंसर मैंने कल भेज दिया था। अब जो ये हमारे 2025 बैच, आज जो हमारा 1 अप्रैल वाले क्वेश्चन है, करंट बेस हैं, कुछ ओल्ड ईयर हैं, इनको आपको सॉल्व करके आंसर भेजना, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। आर्टिकल 249 का प्रयोग करके 312, ये आपने देखा होगा कहाँ पर है? केवल राज्य व्यवस्था में। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संवैधानिक स्थिति में परीक्षक करना। आपने देखा होगा भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में ही बताया जाता है। बहुत अच्छे से इसमें लिखा जा सकता है। दूसरा उसके बाद देख लेते हैं GS पेपर सेकंड का। धारा 377 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। चर्चा करना है इसमें, बहुत अच्छे से इसमें लिखा जा सकता है। मैप ऐप बना करके बढ़िया से जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छे से विधिवत तरीके दिखाया जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। GS पेपर आपका सेकंड का है। नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति का विवरण दीजिए। आ गया, पहले नीति आयोग बताना है, फिर इसके उद्देश्य तथा कार्यों को बताना है। बस बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया जा सकता है। गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ये सोसाइटी संबंधित है। बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेंस के क्वेश्चन और आंसर हम लोगों ने देख लिया। चलिए इनको आपको लिख करके भेजना होगा। हमारा पेड बैच मात्र 49 रुपये का है। 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए अगर अधिक जानकारी लेना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।